हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का जो 10वीं क्लास का हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है आज 26 मार्च को, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो सॉल्व्ड पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले मैंने अलग अलग चारों सब्जेक्ट की 4 वीडियोज़ बनाई थी और जो ऑलमोस्ट पेपर है हमारी उसी कॉपी में से आया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारा वो ज्योग्राफी का पार्ट है जो हमने इस कॉपी में से बनाया था। इसी में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रेगड़ मृदा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, ये हमने जो काली मृदा का टॉपिक किया है इसमें पहला ही अक्षर हमने लिखा है रेगड़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है रेगड़ मृदा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया। इसका उत्तर है ये हमारा भारतीय वन्य और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है इसी पेज पर हमारा आगे कंटिन्यू, ये वन संरक्षण में समुदायों का योगदान, राजस्थान और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। चौथा क्वेश्चन है, किस भाषा को श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका उत्तर, जैसे कि हमने जब ये सिविक्स के नोट्स बनाए थे तो इसमें आप देख पा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, श्रीलंका में बहुसंख्यक प्रस्ती 1956 में कानून बनाया, सिंहली एकमात्र राजभाषा। तो ये सिंहली भाषा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं। तो ये दूसरे चैप्टर के जो नोट्स हैं इसमें भारत में संघीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सत्ता का बंटवारा, संघ सूची, और पहला ही देखिए प्रतिरक्षा और विदेशी मामले, ये संघीय सूची के विषय हैं। छठा क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर अगले पेज पर ही है, यहाँ पर भाषा नीति, और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता, हिंदी प्लस 21 अन्य भाषाएं। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो गया छठे का। अगला क्वेश्चन है, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। तो इसका उत्तर है भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय 7 दल थे। 8वां क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर, जब हम विकास वाले टॉपिक को कर रहे थे तो इसमें ये हमने बताया था कि यूएनडीपी का मापदंड बेहतर है, क्योंकि विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें जो हैं वो शामिल की जानी चाहिए। 9वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसका उत्तर ये रहा, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात कर रहे थे तो ये प्राथमिक क्षेत्र, कृषि व संबंधित क्रियाएं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई ये प्राथमिक क्षेत्र की बात है। ठीक है, तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आया यहाँ से, स्वयं सहायता समूह में। इसमें हमने बताया था कि इस टॉपिक को जब किया था कि ये सदस्य होते हैं और ये स्वयं सामूहिक बचत करते हैं, कर्ज की सुविधा अपने समूह से ही मिल जाती है और ये खुद जो है अपने फैसले, इन सदस्यों द्वारा ही फैसले जो हैं वो इस बारे में लिए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हमने जब टॉपिक किया था उपभोक्ता अधिकार, और इसमें उपभोक्ता आंदोलन, और 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा। तो ये टॉपिक यहाँ से आया है, तो 1 नंबर यहाँ से। 12वां क्वेश्चन, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से आप सभी जानते हैं, हमारे सर्वप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। तो भारत की बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश की आज़ादी में, और भारत ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में होती रहती हैं। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 15वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी। ये इसका उत्तर है A, 1956 में इसको लागू किया गया। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। तो पूरी 9th और पूरी 10th की सिविक्स में हम यही पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। और हमारे अगर नोट्स में से हम देखें तो ये जैसे लोकतंत्र के परिणाम, पहला ही उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आया ये।
17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो ये जो बात है हमारी, हमने धर्म निरपेक्षता में पढ़ी थी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो ये बात जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका ऑप्शन है ए, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आगे 19वां क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों के नगर की अगर बात करें तो ये रोमन साम्राज्य को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ इटली में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रोम। 20वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो बहुत ही फेमस बुक है रामचरितमानस, और ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। 21वां क्वेश्चन है, त्राइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए? तो ये हमारा जब हम कर रहे थे, ये 21वां क्वेश्चन था हमारा। त्राइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुए। पहला युद्ध 1191 में, सॉरी, इसमें गौरी हारा था, और दूसरा युद्ध 1192 में, इसमें गौरी की जीत हुई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, 22वां, लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया? 2 कारण लिखिए। तो ये जब हम लोकतंत्र के परिणाम की बात कर रहे थे, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो हैं आपको लिख देने थे। तो यहाँ से ये उत्तर आया था, कोई भी 2 बातें आपको लिख देनी थी कि इस कारण से हम मानते हैं कि लोकतंत्र जो है बाकी व्यवस्थाओं से बेहतर है। 23वां क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य तौर से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये हमारा एक ही टॉपिक में से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। रेगड़ मृदा, और ये हमने लिखा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जो मृदा है पाई जाती है, और इसमें इसको काली कपास मृदा बोलते हैं। तो कपास इसमें बेहतरीन तरीके से उगती है। 24वां क्वेश्चन है, जायद फसल क्या है? 2 उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर हमारा ये सस्य प्रारूप, रबी, खरीफ, और ये जायद सब्जियां होती हैं इसमें आमतौर पर खरीफ से पहले मार्च और अप्रैल के महीने में ये बोई जाती हैं। सब्जियां जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इस तरह की सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये यहाँ से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ जाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। 26वां क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं क्या थीं? तो देखिए हमारा बाय लक स्टडी विद संदीप सर, ये हमने बनाया था 3 दिन पहले वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं। आवास क्षेत्र व दुर्ग, पूर्व आवास क्षेत्र था, पश्चिमी हिस्सा दुर्ग था, इसमें ये भवन थे। आवास क्षेत्र में ये था, सड़कें और गलियां, जल निकासी, आवास तथा सार्वजनिक भवन। तो इनमें से कोई भी 2-3 बातें आपको बतानी थी। 27वां क्वेश्चन, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इस तरह से ये बताया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल था। डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी? तो ये हम सब जान रहे हैं, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। इसमें दूसरा है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? तो 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई दिया? तो ये उनकी राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 4 देशों से बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आए थे। 28वां क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बैंक जमा और कम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद रखते हैं। तो इसके भी क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं? तो बैंक जमा राशि का जो इस्तेमाल है वो जो नीडी पीपल होते हैं, जरूरतमंद लोगों को कर्ज देने के लिए करते हैं। दूसरा, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? बैंक करता है। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंक की आय का प्रमुख स्रोत जिन लोगों को वो ब्याज पर पैसा देता है उनसे प्राप्त ब्याज जो है, और जिन लोगों को वो ब्याज देता है उनकी ब्याज दर कम होती है। तो इन दोनों ब्याज दरों के बीच का जो अंतर होता है यही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15% हिस्सा जो है वो बैंक नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आए थे। 29वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की महत्ता के 3 कारण बताइए। तो हमने ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ लिया है, स्थल परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता। निर्माण लागत कम होती है, उबड़ खाबड़ जगह पर बनाना इसको आसान होता है, कम दूरी, कम व्यक्तियों और कम सामान अगर लेके जाना हो तो ये ज़्यादा लाभदायक होती है, घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाती है, कड़ी का काम करती है। इनमें से कोई भी 3-4 बातें आपको लिखनी थी। 30वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो ये हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, जैन धर्म की उत्पत्ति। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन जिन धातु से बना है, जी इंद्रियों को जीतने वाला।
और जब हम समानताएं कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि ये क्षत्रिय थे, तपस्या की, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, फिर पूरा जीवन जो है ज्ञान के प्रसार में लगाया। तो और इनके जन्म और निर्वाण से संबंधित पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ या जो इनकी जो शिक्षाएं थी 1-2 वो लिख सकते हो, यहाँ से आपको अपना उत्तर डेवलप करना था। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो ये हमने धर्मनिरपेक्षता टॉपिक की जब बात करी थी तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समानता है हमारे देश में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि वो सभी धर्मों को समानता देता है। 32वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के 3 कारण। तो हिस्ट्री के जब हमने 35 क्वेश्चन कराई थी तो इसमें 28वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारण। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, भारतीय सैनिकों में असंतोष, कृषि व उद्योगों का पिछड़ापन, भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, आम जन का शोषण, चर्बी वाले कारतूस। तो ये जो है यहाँ से ये उत्तर लिखना था आपको। 33वां क्वेश्चन है, आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से ये किया था। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना, इसलिए उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आधुनिक भारत के मंदिर कहा है इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये आपको लाभ लिख देने थे कि ये इतने सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, जल विद्युत, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन, ये सब चीजें एक साथ पूरी होती हैं, इसलिए उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं, और इसके अथवा में क्वेश्चन है, राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमने अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो की लिस्ट थी उसमें डाले थे। राजनीतिक दल क्या होता है, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना, लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और फिर राजनीतिक दल के कार्य, चुनाव लड़ना, नीतियां व कार्यक्रम बनाना, कानून निर्माण, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका, जनमत निर्माण और सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच। चुनौतियों की बात करें तो यहाँ ये चुनौतियां, राजनीतिक दलों की चुनौतियां, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती, पैसा व आपराधिक तत्वों की घुसपैठ और विकल्पहीनता। तो ये सारा क्वेश्चन भी यहीं से आए हैं। 35वां क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। तो जब हमने ये खनिज व ऊर्जा संसाधन बात कर रहे थे तो इसमें हमने किया था लौह अयस्क आधारभूत खनिज है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जिसकी किस्में बताई, और ये वितरण उड़ीसा, झारखंड पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये सब हमने वहाँ डिटेल से बताया था आपको। और इसी क्वेश्चन के अथवा में आया है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो ये भी हमने यहाँ पर किया है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जोतों की चकबंदी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, सहकारिता, प्रथम पंचवर्षीय योजना, मुख्य लक्ष्य भूमि सुधार था। 1960 और 70 के दशक में सुधार हुए, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन सीमित क्षेत्रों में प्रभाव आया। फिर 1980 और 90 के दशकों में सुधार, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ऋण सुविधाएं, बैंकों की स्थापना की गई, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि कार्यक्रम, मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। तो ये सब चीजें जो हैं आपको इसमें लिखनी थी, ये सरकार द्वारा किए गए उपाय थे। 36वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोपरा में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये हमने यहाँ बात करी थी, उपभोक्ता आंदोलन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा लागू किया गया। उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार, वस्तु के अवयव, मूल्य, बेच संख्या, ये सब, चुनने का अधिकार, ये सब हमने डिटेल से आपको समझाया था। इसके बाद क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सब चीजें जो है आपको इसमें लिखनी थी। 36वें के अथवा में आया, भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए हैं। तो यहाँ हमने जब वैश्वीकरण की बात कर रहे थे तो बताया था कि वैश्वीकरण की वजह से उत्पादकों को विशाल बाजार मिला है, ग्राहकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ हुआ है, सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिली हैं, बेहतर तकनीक आई है, विकल्पों की उपलब्धता, और भारत में चीनी खिलौने आए उससे क्या क्या लाभ हुए, ये सब जो है आपको इसमें बताना था। तो 37वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो हिस्ट्री के जो 35 क्वेश्चन हमने बनाए थे इसमें 24वां क्वेश्चन रखा है कि विदेशी आक्रमणों के भारत पर प्रभाव, भारत की राजनीतिक कमजोरी प्रकट होना, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, जन धन की हानि हुई, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, भारतीय संस्कृति को धक्का लगा, इस्लामी स्थापत्य का विकास हुआ। ये सब चीजें आपको लिखनी थी। 37वें के ऑप्शन में आया है, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो ये 27वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है। देखिए, भारत पर साम्राज्यवाद के विनाशकारी प्रभाव, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, भारतीय संपदा का निष्कासन हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय शिक्षा प्रणाली को हानि, कृषि व उद्योग धंधों का पिछड़ापन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। 38वां क्वेश्चन मैप का है, तो ये मैप पे करना था। 39वां भी जमशेदपुर पूछा गया, इसमें झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भद्रावती जो है वो कर्नाटक में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था बच्चों। और आपने देखा जिस तरह से जिन बच्चों ने हमारे चारों वीडियो देखे थे तो पूरा का पूरा 90% से भी ज़्यादा जो पेपर है वहीं से आया है। बड़े क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सारे के सारे जो हैं ऑप्शन वाले भी वहीं से आए हैं। तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
स्टडी विद संदीप सर। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और आपके कितने नंबर आए वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।